कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। आपको निरंतर सुनते रहने से एक ताकत मिली। यहाँ रूपुस भाई है आज, मेरे को याद आ रहा है वो दिन। और यहाँ पे सुधीर भाई भी है और विजय भाई भी है। ये लॉकडाउन का मौसम था और मैं नया नया था उस समय, और मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। तो यही पायनियर ग्रुप, मेरे घर के लोग मेरा मोबाइल रिचार्ज करते थे और बोले तुम मीटिंग सुनते रहो बोले, क्योंकि मैं कोविड के वो बीमारी में आ गया था उस समय। पायनियर ऑनलाइन मीटिंग का बहुत मैं आभारी हूँ कि उस समय पूरी मीटिंगें बंद हो गई थी फिजिकली, और मेरा तो कोई जाना ही नहीं था क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था, कोविड में था, मैं हॉस्पिटल में था। तो ये ग्रुप की मैं निरंतर मीटिंग करता था। तो देखो कैसा चमत्कार हो गया कि मुझे ताकत मिलती थी यहाँ से, मुझे ताकत मिलती थी यहाँ से। मैं काफी दिन तक रहा हूँ, पहले 15-20 दिन मैं हॉस्पिटल में लिया, वहां से थोड़ा रिकवर हो गया तो मुझे मेयो में लाया गया। मुझे वो दिन अभी याद आ रहे हैं कि वो कैसी सिचुएशन, कैसी परिस्थिति और कैसी मेरी मानसिकता बनी थी उस समय। और मैं एकदम एक्सट्रीम न्यू कमर था। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पायनियर ग्रुप का कि उस समय मुझे कर लिया। और देखना है लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत कुछ सीखना है, कुछ सीखना है, मैटर नहीं करती, सीखना है निरंतर। से वंस एन लर्नर, ऑलवेज एन लर्नर। मुझे मरते दम तक हो गई। मैं थोड़ा मेरा ब्रीफ में अल्कोहलिज्म बताऊंगा कि जिंदगी मेरी पूरी बिखर गई थी, और आखिर का पड़ाव ऐसा था कि सब कुछ रहने के बाद में भी शराब ने ऐसी मार मारी थी कि मुझे पहला दिन आज मुझे याद आ रहा है। मैं घाटों में था कल तक, सबसे ज्यादा मैं बर्लिन घाटों में रह चुका हूँ। रात में मेरा परिवार चला गया। काफी लोगों को मालूम है, मैं शरीर में बोलता हूँ कि मैंने रात को 11-11:30 बजे बहुत पीके था मैं, और औरत की साड़ियां मैंने काट डाला, और 6 साल की बच्ची और 3 साल का बच्चा मैंने मेरे मिसेस को औजार चिपका दिया था गले में। और वो बेचारी बैरंग दोनों बच्चों को लेकर रात के 11-11:30 बजे निकल गई। नागपुर के समान एरिया में एक जवान खूबसूरत औरत 30 साल की, ऑटो वाले क्या करेंगे, रिक्शा वाले क्या करेंगे, उसका मुझे मलाल नहीं है। मुझे इतनी प्रिय हो गई थी दारू, शराब, मुझे मेरा प्रिय परिवार नहीं था दोस्त। उसके बाद में मैं भागम भाग की तलाश में मकान गया, मेरा परिवार चला गया। मिसेस ने यहाँ तक मेरे शराबखोरी के चक्कर में पायजन भी पी लिया। फिर भी साला में आपको समझ ही नहीं आओ कि मैं बेवड़ा हूँ या मैं शराबी हूँ या मैं अल्कोहलिक हूँ, क्योंकि इसके पीछे था मेरा घमंड, मेरी महत्वाकांक्षा। समझ में नहीं आ रहा था दोस्त। ये जर्नी काफी चली, फिर आखिर का पड़ाव ऐसा गया कि अभी मरता क्या नहीं करता, क्योंकि बचाने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा था। 60-70 लोग मेरे पास में 20 साल पहले काम करते थे, डिफेंस, रेलवे, डब्ल्यूसीएल माइल में पैसा कमाता था ठीक ठाक, मान सम्मान समाज में था, परिवार में बड़ी इज्जत होती थी, बाहर इज्जत होती थी, सब कुछ मट्टी फलिस हो गया, 2 कौड़ी का हो गया। मैं शराबखोरी ने मुझे 2 कौड़ी का बना दिया। मेरा एजुकेशन वगैरह जो था सब खत्म हो गया था, यानी मैं पूरा मेंटल डिसऑर्डर हो गया था। साइकेट्रिस्ट के लॉकअप में रह चुका हूँ मैं, हफ्ता 1.5 हफ्ता। वहां से रिहाब सेंटर में भी रह चुका हूँ मैं। मतलब
सारे प्रयास हो चुके थे शराब बंद करने के लिए, लेकिन मैं कहाँ मानता जी। मैं मानने वालों में से नहीं था। मैं नहीं माना कि मेरे अंदर की जो अभिव्यक्ति थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। मेरा विवेक और मेरा साक्षी भाव, मेरा दृष्टा भाव, मेरा विवेक, मेरी सत्सद विवेक बुद्धि पूरी तरह डैमेज हो गई थी। फिर 4-5 महीने में घाटों में रहा, सब कुछ तबाह हो गया था मेरा। और ऐसे सूरत में अब मरता क्या नहीं करता। मुझे लगा आज की जो तारीख है 18 तारीख सॉरी 20 तारीख, 20 जनवरी, 5-6 दिन से मैं सोच रहा था कि अभी 3-4 दिन में अपना सुसाइड करना है। आई कमिट टू सुसाइड। आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस। मेरा अस्तित्व पूरा खत्म हो गया है। अभी जिंदा रह के करना क्या है। सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। पूरा जिंदगी बिखर गई है। काम धंधे चले गए हैं। 19 लाख रुपए रेलवे ने फोरफिट कर दिया है, जब्ती कर दिया है, और घर के लोगों ने भी बाहर निकाल दिया है। जस्ट आई एम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर लाइक एनिमल। पशु के समान मेरी जिंदगी हो गई थी। शराब छूटने का कहीं चांसेस नहीं था। और आई कमिट टू सुसाइड, यही विचार आ रहे थे 15, 16, 17 तारीख तक। सुबह का टाइम था 20 तारीख। मैंने प्लान कर लिया था कि भाई जस्ट आई कमिट टू सुसाइड। पूरा जिंदगी में अंधेरा छा गया था। सोचने समझने की मानसिकता कमी थी, खत्म हो गई थी। और आज की तारीख में डेथ करनी, खुद को फांसी पे लटकाना है, ये सोचकर मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे भाई के घर में गया। वो एक विचार आया कि जिस भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, ठीक ठाक मेरी परवरिश की, मेरा हॉस्पिटलाइज किया, मुझे एजुकेशन करवाने के लिए मदद किया, उसकी माफी मांगू केवल, इसके लिए मैं गया था दोस्त। उसने वैसा ही बहरंग मुझे भगा दिया। बोले पागल इंसान की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं और दोबारा आना नहीं। तब मैं घाटों से उठ के आया था। मेरे भाई को मिलने के लिए एक साल का सोबर व्यक्ति ने मुझे देख लिया। मैं बहरंग वापस जा रहा था, गेट से भगा दिया मेरे भाई ने। अंदर तक नहीं बुलाया था, चाय की बात दूर, पानी भी नहीं पिलाया। क्योंकि मेरी हरकतें वैसी थी, मेरे तौर तरीके वैसे थे, मेरे एटीट्यूड वैसे थे, मेरी धारणाएं वैसी बनी थी। डॉक्टर कार्ल जंग ने बोला है ना कि पुरानी एटीट्यूड, पुरानी धारणा, पुरानी फीलिंग्स, पुराने प्रेजुडाइज और पुराने आइडियाज मुझे खिड़की के बाहर फेंकना पड़ेगा। मैंने खिड़की के बाहर नहीं फेंका था। वही तौर तरीका, वही मेरा बिहेवियर, वही मेरे एटीट्यूड, यानी पूरे मेरा तरीका कुछ भी नहीं बदला था जो डॉक्टर कार्ल जंग बताते हैं। दोस्त मैं बैरंग हो गया। वो मेंबर 1 साल से सोबर, उसने मुझे गाली दिया क्योंकि वो मुझे 15-20 साल से पहचानता था। बोले एक जमाने का कैसा कॉन्ट्रैक्टर था, बोले 4 व्हीलर से घूमता था, बोले आज बोले पैर पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े कितने दिनों से नहाए नहीं। और मतलब बहुत बुरी अवस्था, आप समझ सकते हैं। आई डोंट एज्यूम। बोले वो यही पायनियर ग्रुप में बोले मीटिंग है क्या, तेरी दारू छोड़ने की इच्छा है क्या। मैं बोला साले बकवास मत कर। आवा बावा गंडा ताबीज नींबू नारियल सब हो गया। नामी डॉक्टर्स हो गए, नागपुर का रिहाब सेंटर हो गया, एमिनेंट एमिनेंट साइकेट्रिस्ट के पास में हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ, मेरी दारू बंद नहीं हुई। तू किसकी बात कर रहा है यार, किस क्षेत्र की मूल्य की बात कर रहा है तू। बोले पायनियर ग्रुप का रिट्रीट है, बोले 2 दिन का, वहाँ 250-300 रुपए लगते हैं। बोले, मैं बोला कितने महीने से मेरे पास में तम्बाकू खाने के लिए 5 रुपए नहीं है, तू 250-300 की बात कर रहा है। वो बोलता है तू चल पैसे का देख लेंगे। दोस्त मैं 2 दिन रहा। मैं 21 और 22 जनवरी पायनियर मदर ग्रुप नागपुर का उनका रिट्रीट था। मुझे पहले दिन दूसरे दिन कुछ भी नहीं समझ में आया। शाम को सारे लोग जाने लगे अपने अपने घर में, बहुत ही एंजॉयमेंट कर रहे, खुशनुमा जिंदगी देख रहा हूँ, हंसी का वातावरण, मटन खा रहे। मेरे से मटन नहीं जा रहे थे अंदर में, वोमिट होती थी। वो इतने दिन की सालों की शराब थी, 15-16 साल की शराब, वोमिट हो रही थी मुझे। लोग बहुत ही एंजॉयमेंट कर रहे थे, नए कपड़े डाल के थे, प्रेस थे कपड़े में, चेहरे पे बढ़िया खुशनुमा जिंदगी थी आप लोगों की। और मैं बेचारा कि साला मैंने जिंदगी का क्या कर दिया। एक अच्छी खासी जिंदगी, एक खुशनुमा जिंदगी, एक अच्छा भरा पूरा परिवार, सब का हंसना सब बिखर गया।
सारे लोग जाने लगे। मैं रुका और 2-3 मेंबर थे। अरे बोले तुम नए दिख रहे हो, बोले घर नहीं जा रहे क्या? बोला साहब मेरा तो कोई घर नहीं, घाटों से निकला इंसान हूं मैं, बर्निंग घाटों से, मुझे वही जाना पड़ेगा। मेंबर बड़े सुज्ञ होते हैं, सुचारू ढंग से विचार करने वाले होते हैं, रचनात्मकता होती है मेंबरों में। एक मेंबर बोलता है, बोले इतने ठंडी में तुम घाटों में कैसे सोओगे यार? चलो बोले मेरा टेरिस खाली है, बोले कुछ होगा ना बोले तुम्हारे पास में। बोला तो क्या है, वो सिक्योरिटी गार्ड बोला वहां पे था, मेरे को कुछ देता था ओढ़ने के लिए। नहीं नहीं बोले चलो, मुझे टेरिस में जगह के दोस्त। मेंबर बड़े अच्छे होते हैं बहुत, उनमें एक दृष्टा भाव होता है, फोरसाइट होता है कि काश ये आदमी सुधर जाए, सवर जाए, शराब से दूर हो जाए। दोस्तों जर्नी चालू हो गई, यात्रा ही मंजिल, यात्रा ही मंजिल चालू हो गई। कुछ दिन तक रहा मैं वहां पे, मीटिंग चालू की। आप लोगों ने बोला मुझे 90 मीटिंग नागपुर में अरेंजमेंट है दोस्त, सुबह दोपहर शाम, 90 दिन में 250 मीटिंग। बच्चा बीमार है तो मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया शराब के साथ में, और नहीं किया शराब के साथ में। तो आप लोगों ने बोला इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम, लिखा था कॉम्प्रोमाइज इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सुबह दोपहर शाम 90 दिन में 250 मीटिंग। धीरे धीरे शराब का कोरा कम होने लगा। के साथ इसमें विजय भाई थे। नहीं किया। आज हाँ, दिलीप भाई आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। कोहरा जी कट गया, उसके आगे मैं नहीं सुन पाया। अभी आ रही जी। हाँ जी, हाँ जी, कोहरा जब ये छठा बोल रहे थे वहां तक सुनाई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अभी आ रही जी। हाँ आप क्लियर। तो जिंदगी में सारा कोहरा जो था शराबखोरी का, वो निरंतर मीटिंग करते रहने में 90 दिन में 250 मीटिंग के करीब मीटिंग हो गई, और लोग मिलना चालू हो गया, जिसमें विजय भाई और भी लोग मिले। बड़े हंसमुख और बड़ा, इनसे कोई भी सवाल करो विजय भाई से हंसमुख चेहरे से बहुत कीप इट सिंपल में जवाब देते थे। मेरी इनके साथ में बड़ी अच्छी बनती रही, घूमना फिरना चालू हो गया। 8 महीने हो गए मुझे, मिसेस मुझे तालाब में मिलने आई। लोगों से मालूम पड़ा कि आदमी की अभी शराब दूर हो गई है, तो पैचअप हो सकता है। वहां ही मुझे, हमारा उस दिन 12 अगस्त, मुझे 8 महीने हो गए थे। मैं जनवरी 20 को आया, अगस्त महीने में आई वो। 8 महीने हो गए थे। मिसेस ने वहां पे जो मीटिंग लेते थे, वो उनको पूछा, बोले क्या इनकी अभी शराब दूर हो गई है क्या? बोले मैं अभी इनके साथ में रह सकती हूँ क्या? बोले इनकी अभी परमानेंट दारू बंद हो गई है। उन्होंने जवाब दिया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बताती है कि भाई वन डे एट ए टाइम। दिलीप बोले आज मीटिंग में आज की गारंटी, आज फेलोशिप में आज की गारंटी है। मेरे मिसेस को वो बात डाइजेस्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये अभी भी बेवड़ा है, सुधरने वाला नहीं है। मेरी मिसेस वहां से वापस चली गई। वो दिन था मेरा एनिवर्सरी का, अकेली चली गई। वहां पे जो मीटिंग ले रहे थे, मैंने उनको ऐसे पूछा, बोला ऐसा क्यों बताया तुमने? मेरा अच्छा खासा पैचअप हो रहा था, मैं काफी महीनों से मेरे परिवार के साथ में नहीं हूँ, 1.5 साल हो गया था। बोला 1.5 साल से मेरे साथ में परिवार नहीं है, और तुमने बोला मेरा काम बिगाड़ दिए। दिल्ली बोले मैं झूठ क्यों बोलूं? आज मीटिंग में है, बोले आज फेलोशिप में, बोले आज की गारंटी है, कल की क्या गारंटी तू? बोले मैं वन डे एट ए टाइम। सही बात बोला उन्होंने, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। लेकिन दिलीप बोले तुम्हारी मिसेस के साथ में पैचअप नहीं होने के और भी कारण है। बोले ग्रेप वाइन पढ़ो। दोस्त मैंने ग्रेप वाइन पढ़ना चालू किया। ग्रेप वाइन में मेरे को आंसर मिल गया। ग्रेप वाइन में ये लिखा था कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है, तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं
शराब पी के बैठा हूँ। टाइटल था ड्राई सोबर, सूखा शराबी, कोरडा मद्यपी। यानी मेरे महीने जा रहे हैं, मेरे दिन जा रहे हैं, मेरे हफ्ते जा रहे हैं, लेकिन मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं है। वही घमंड, वही खुन्नस, वही लालच, वही गुस्सा, वही क्रोध और वही आर्गुमेंट, वही रिटेलिएशन, सारे के सारे पूर्वाश्रमी के दोष, पूर्वाग्रह, जैसे के वैसे। मेरे बच्चे के माध्यम से मैसेज जाता था कि पप्पा की दारू बंद हो गई है, पब्बा में बदलाव नहीं आया है, गुस्सा घमंड से भरे हुए है। कैसे आएंगी औरत? फिर और 3 महीने का और टाइम लिया और उसके बाद में पैचअप हो गया। पहले बर्थडे में वो आ गई। दोस्तों, यहाँ से फिर मेरी और आगे जिम्मेदारी बढ़ गई। जो मैं एक बेपरवाह इंसान था और गैर जिम्मेदार इंसान था, परिवार आने के बाद में जिम्मेदारियां बढ़ गई। स्पॉन्सर किया 3 महीने के अंदर में, स्टेप वर्क चालू हो गया कि भाई मेरी प्रवृत्ति ऐसी क्यों बनी है। आज मैंने एक ग्रुप में पहला स्टेप दिया मुझे, आज मेरा प्रॉपर डे था, पहला स्टेप दिया कि पहली स्टेप में केवल शराब का मसला है, बाकी 11 स्टेप में मसला ही नहीं। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा मसला क्या है? थोड़ा पढ़ते रहता हूँ मैं। एक जगह मेरे को दिखा कि आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। मैं नशे का लत्ती गुलाम लाचार बेबस नहीं हूँ मानसिक रूप से। तो मैं किन चीज का लत्ती गुलाम लाचार बेबस मानसिक रूप से हूँ? आगे लिखा है आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी नॉट एक्सेप्ट। मैं मेरी वास्तविकता को मानता ही नहीं बल्कि दूर करता हूँ। उसमें नंबर 1 पे आता है ईगो। ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरा घमंड मेरी वास्तविकता को नहीं मानता। और मेरी वास्तविकता क्या है कि मैं 1 नंबर का बेईमान हूँ, मैं 1 नंबर का कमीना हूँ, मैं 1 नंबर का कल्प्रिट हूँ, दोषपूर्ण हूँ। मैं मानता ही नहीं ना। मेरी बीमारी तो ये है। अभी मैं 3-4-5 दिन पहले सुधीर भाई का ग्रेटिट्यूड सुन रहा था, थोड़ा लेट जुड़ा था। सुधीर भाई ने ये बड़ी एक बात बोला, शराब पहले कदम में खत्म, शराबियत ये मेरी बीमारी है। उन्होंने ये बात बोली थी। शराबीपन, ये शब्द का सुधीर भाई ने यूज किया था, शराबीपन। और उन्होंने ये भी बोला था कि 11 कदम ये है भगवान, परमात्मा, ईश्वर। यानी पहले कदम और 12वें कदम का जो 11 कदम डिफरेंट बीच में है वो ईश्वर। ये सुधीर भाई ने बोला था उस दिन। बिल्कुल 100% सही बात है, आई एम एग्री। वो मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है जो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जा रही है? नेचुरल इंस्टिंक्ट यानी मेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति। जो हमारा 5वां जो अध्याय है हाउ इट वर्क्स, वहां पे लिखा है कि वो कौन सी कठिनाइयां हैं जो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जा रही है। वो मेरी कौन सी कठिनाइयां हैं जो मुझे भगवान से दूर कर रही है, भगवान की मर्जी से दूर कर रही है। वो कौन सी कठिनाई है? तो धीरे धीरे प्रोग्राम आगे जर्नी बढ़ते रही तो वहाँ यहाँ पे पता चलने लगा कि साला शराब तो ये मेरा मसला है ही नहीं। मेरा मसला कुछ और है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। सोब्रिटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल। केवल शराब से दूरी पर्याप्त नहीं है। क्यों बोला गया है? क्यों बोला गया कि सोब्रिटी इज बेयर बिगिनिंग? 50-55 साल हो गए विली डी साहब को। 50-55 साल के बाद में भी वो विली डी साहब बोलते कि सोब्रिटी इज बेयर बिगिनिंग। और हमारे बिग बुक में भी लिखा है कि सात्विकता शराब की दूरी केवल शुरुआत है। सात्विकता शराब की दूरी केवल शुरुआत है। 50, 52, 53 साल, 54 साल, विली डी साहब को 55 साल, वो इंसान बोल रहा है। तो मसला शराब नहीं है, मसला है, सुधीर भाई ने उस दिन बताया, शराबियत, शराबीपन। बिल्कुल सही बात है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल। मैं शराब का लती गुलाम लाचार बेबस मानसिक रूप से नहीं हूँ। मेरा मसला कुछ और है। मेरी है बेसिक इंस्टिंक्ट और मेरी है नेचुरल डिजायर। और नेचुरल इंस्टिंक्ट है मेरी बेसिक बीमारी है। सही रूप में देखा जाए कि अगर मैं 3 प्रकार से आदमी बीमार होता है। अगर मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ
तो डॉक्टर के पास में जाऊं, डायग्नोसिस करूं, प्रेस्क्रिप्शन करूं और मेडिसिन लेके घर में आराम करूं, मैं ठीक ठाक हो सकता हूं फिजिकली। अगर मैं मानसिक रूप से बीमार हूं तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास में जाऊं, डायग्नोसिस करूं, प्रेस्क्रिप्शन करूं और अपनी मेडिसिन अपने घर में हो, मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा। लेकिन मेरी बेसिक बीमारी जो है वो है मेरी तीसरे नंबर की स्पिरिचुअल। इसलिए डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बोला है कि देर इज नो केमिकल सॉल्यूशन टू ए स्पिरिचुअल मेलेडी। इस आध्यात्मिक बीमारी का रासायनिक उपाय नहीं है। फिर हमारा बिग बुक में एक चैप्टर है, देर इज ए सोल्यूशन, देर इज अ सोल्यूशन बोलता है, एक उपाय है और वो है 12 प्रिंसिपल। तो मेरी जो आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल सिकनेस जो है, वो है मेरी रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और डिस्कंटेंट, चिड़चिड़ा, असमाधानी, असंतुष्ट, अस्वस्थ। अब ग्रुप में मेरी अगर किसी ने बात नहीं माना तो मैं नाखुश होता हूँ, चिड़चिड़ा होता हूँ, मेरी बात को नहीं मान रहे। घर में मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी लड़के ने या मिसेस ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नाखुश, चिड़चिड़ा और असमाधानी और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता हूं मैं। ये है मेरी बीमारी। ये आप लोगों ने मुझे समझाया। आज मैं देखता हूँ इतने साल में, कोई ज्यादा साल नहीं मुझे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो ये चौथा और पांचवा कदम जब मैंने किया तो साला मैं हिल गया कि वो कौन सी कठिनाई है कि जो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जा रही है। वो कौन सी कठिनाई है कि मुझे भगवान की मर्जी से दूर कर रही है। भगवान की मर्जी के पास में ही नहीं जा रहा हूं। तो मेरे अंदर में जो दुर्गुण है, वो दुर्गुण को मुझे निकालना पड़ेगा और उसके बाद में मेरे अंदर में सद्गुण आएंगे। विवेक शून्यता हो गया मैं। जो हमारा दूसरा कदम मुझे बताता है, रिस्टोर अस टू सैनिटी, मैं मेंटल डिसऑर्डर अप्रूव्ड। डॉक्टर पवन बोलता है कि अगर तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे, पागल इंसान हो। बोले तुम क्या कर दिया, बोले तुमने जिंदगी का सत्यानाश कर दिया। बोले तुमने, तुम्हारे भाई ने बताया, बोले तुम क्या थे एक जमाने में, तुम्हारे मिसेस आई थी बोले एडमिट करने के लिए, उन्होंने बताए थे बोले कि तुम्हारा क्या रुतबा था, तुम कैसे इंसान थे, और आज पागलपन में आ गए। बोले तो दोस्त से सेकंड कदम ने मुझे जिंदा कर दिया। केम टू बिलीव दैट द पावर इज ग्रेटर देन अवर सेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। मैं इंसेन था, इंसेन मतलब पागल, इंसेनिटी यानी पागलपन। रिस्टोर अस टू सैनिटी बोलता है, फिर से विवेक, फिर से सत्सद बुद्धि और फिर से मेरी चेतना जागृत होती है। मैंने मान लिया कि मेरे से ज्यादा ही कोई शक्ति मुझे फिर से होश में ला सकती है। होश में लाने का मतलब मेरी मरी हुई चेतना और मेरी सत्सद विवेक बुद्धि को फिर से रिस्टोर करता है। बहुत पावरफुल प्रोग्राम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुर्दे में जान फूकने का मादा, मादा यानी पावर, मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम में है। बशर्ते मुझे इस प्रोग्राम को मुझे जिंदगी में लागू करना पड़ेगा, अप्लीकेबल करना पड़ेगा। बिल साहब बोलते उसको जीना पड़ेगा। ए स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता कोई सिद्धांत नहीं है, कल्पना, परिकल्पना, रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन या कोई कायदा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, थ्योरी यानी सिद्धांत। आध्यात्मिकता कोई सिद्धांत नहीं है। आध्यात्मिकता को जीना पड़ेगा, ये बिल साहब ने बोला है। अपने जिंदगी में आत्मसात करना पड़ेगा। मैं तो बाहर के डायस में, राजनीतिक में लोगों को ज्ञान पिलाने वाला इंसान, अब यहाँ मेरे को उल्टा कर दिया आप लोगों ने, उल्टा ही कर दिया। तंगड़ियां ऊपर गई और मुंडी सर नीचे आ गया, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं चलेंगी अभी यहाँ पे। मैं तो सिंगल डायमेंशन में जीने वाला इंसान, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने वाला इंसान हूं ना। मैं सेल्फ रन रेट, मैं किसी की नहीं मानने वाला इंसान। औरत ने जहर पीने के बाद में मैं मिलने नहीं गया उसको कि साली ये वो बेकार औरत है, वाहियात औरत है, साली वो मर जाए तो अच्छा है। मैं इतना कमीना इंसान, क्या दारू मैंने इसके लिए पिया था दोस्त? नहीं कि मेरे वजह से मेरे घर के 3 लोग मर जाए साले, कल को मेरे दोनों बच्चे यतीम हो जाए, रास्ते पे आए भीख मांगेंगे और औरत मर जाए।
ये मेरा सिंगल डायमेंशन। अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा था। औरत तो मिलने गया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुंचा मैं। फर्स्ट फ्लोर पे औरत जिंदगी और मौत से भीख मांग रही थी, जूझ रही थी। मेरे दोनों बच्चे नीचे आए मेरे पास में, मैं जम के पीके था। मेरे दोनों बच्चे आए, मुझे बोलते, पप्पा मम्मी के मुंह से फेस आ रहा है, झाग आ रहा है, सलाइन लगी है, ऑक्सीजन लगा है, तुम जल्दी चलो। छोटी बच्ची 6 से 7 साल की, और 3-4 साल का बच्चा। क्या कर रहा हूँ मैं साला जिंदगी। मैं बोला, आई डोंट केयर, सेल्फ विल रन राइट। मुझे शराब प्यारी है, मुझे औरत बच्चे प्यारे नहीं है। मैं प्यार करता हूँ तो केवल शराब से। फिर से डिक्की से दारू निकाला। मेरी डिक्की में हमेशा चकना गिलास और बॉटल रहती थी दोस्त। वहां से चकना गिलास और बॉटल निकाला, पहले ही पी के और पी लिया। औरत को नहीं मिला। वो औरत जिंदगी और मौत से फाइट कर रही थी। जहर पी लिया था, मुंह से झाग निकल रहा था। दोनों बच्चे रोते रोते वापस चले गए। बैरंग, ये कितना निष्ठुर बाप है। 7 साल में समझता है बच्चों को, 8 साल में समझता है बच्चों को। क्या कर रहा हूँ मैं। ये है मेरा सिंगल डायमेंशन। अपनी मर्जी की जिंदगी। साले कोई मरे या कोई चले, कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर। जस्ट आई वांट टू ड्रिंक्स, अदरवाइज आई कांट डू एनीथिंग। क्या कर रहा हूँ यार मैं जिंदगी का। दूसरे की जिंदगी हराम, हराम में मिली थी। साले मेरे वजह से लोग मरने के लिए तुल गए, मेरी विशेष। फिर भी नहीं मान रहा हूँ। 11 बजे उसके अच्छी अच्छी साड़ियां काट डाला मैंने। यही मेरा सिंगल डायमेंशन। कहा जाएंगी वो, कौन से कपड़े पहनेंगी। इज्जत अबरू की, लाज लज्जा कुछ नहीं परवाह मुझे। क्यों। मुझे शराब प्यारी थी, मुझे औरत, मेरा परिवार प्यारा नहीं था दोस्त। कुछ नहीं प्यारा था। अपनी मर्जी की जिंदगी जीने वाला इंसान, सिंगल डायमेंशन में जीने वाला। जब दोस्त तीसरे कदम पर आया, डिसीजन लिया, क्योंकि यार डिसीजन के बाद में मुझे एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन का प्रोग्राम है ये। नहीं तो हमारे एक किताब पढ़ा था मैंने, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन में लिखा था कि भाई, एक उदाहरण आता है हमेशा, मैंने सुना भी हूँ काफी लोगों से, कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड के सामने 4 फ्रॉग बैठे हैं। तो 4 फ्रॉग में से एक फ्रॉग ने डिसीजन लिया कि मुझे ये पानी के डबके में कूदना है। एक ने डिनर ले लिया, बचे कितने, 3। लेकिन बिल साहब बोलते 3 नहीं बचे, 4 ही बचे, क्योंकि उसने डिसीजन लिया, एक्शन नहीं लिया, वो कूदा नहीं। क्या होंगी वो आदमी की साला दिमाग, बिल साहब का। क्या लिखा उन्होंने, खतरनाक। तो डिसीजन लेने के बाद में मैंने एक्शन में आया। और उसका एक 2 मिनट में उदाहरण बता देता हूँ। मैं लॉकडाउन में था, कोविड में आया था। मेरे सामने कोई चारा ही नहीं था, बगैर तीसरा कदम ऑलरेडी मैंने लिया था। फिर मेरे 2 स्पॉन्सर है, एक स्टेट स्पॉन्सर और एक सर्विस स्पॉन्सर, और भी ओल्ड टाइमर है। बहुत सारे लोग संपर्क में थे। तो उन्होंने बोला कि दिलीप, अभी ये तीसरा कदम लेने का टाइम आ गया। क्योंकि बोला सर, रोज के 10-15 लोग मर रहे, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, मेरे बगल के भी जा रहे। अब बोले तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है बोले ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। बोले मुर्दे घाटों में जगह नहीं, पेपर में पढ़ रहे लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में खबरें आ रही है। तो मेरे पास में फिर से तीसरा कदम लेने के अलावा कुछ नहीं था। मैं मेरा मन और अपना जीवन उसको हाथ में दे दूंगा जिसको मैं अपना भगवान समझता हूँ। बिल्कुल कड़ी ईमानदारी के साथ, रिगरस ऑनेस्टी बोला जाता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। प्रोग्राम मेरे साथ में, आप लोग मेरे साथ में थे। मैंने फिर से तीसरा कदम लिया, डिसीजन और एक्शन। फिर वहां से फूल के समान कुछ दिन के बाद में मुझे लाया गया बाहर। कोविड से बच गया, मेरा लड़का घर में पॉजिटिव, वो भी बच गया, और मैं भी बच गया। केवल और केवल आप लोग, केवल केवल प्रोग्राम। चौथे कदम में आया तब मालूम पड़ा कि मैं कितना कमीना हूँ और मैं कितना हरामी हूँ। ये चौथे कदम ने बता दिया मुझे कि मेरे अंदर में क्या क्या स्वभाव दोष है। अभी उसकी मुझे इन्वेंटरी लेना पड़ेगा, और इसका आईना
आप लोगों ने मुझे दिखा दिया कि डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर। अभी यहाँ पे सवाल शराब का नहीं है। शराब पी रहा हूँ, बीमारी नहीं है। शराब क्यों पी रहा हूँ, ये मेरी बीमारी है। कि इधर आने के बाद में मालूम पड़ा। और फिर चौथे कदम पर प्रैक्टिस चालू हो गई, लिखना चालू हो गया। आलस है, लालच है, घमंड है, गुस्सा है, डर है, मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट हिल गई है। कौन सी हिल गई है? मेरी इमोशनल जो मेरी सोबराइटी है वो मेरी हिल गई थी। ये मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट है। काबिलियत पे अपने ध्यान नहीं दे रहा हूँ। दूसरे के ऊपर में, दूसरे को बहुत, खुद को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू दे रहा हूँ। मैं ग्रैंडिसिटी में पूरा भरा हुआ हूँ। भावनात्मक अस्थिरता हो गई थी मेरे अंदर में। और सारी की सारी चीजों के ऊपर में जो मेन चीजें थी, सहनशीलता नहीं थी मेरे अंदर में। लोगों को हीन समझना, ये सारी चीजें, और खुद के ऊपर में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, ये मेरा इस टाइप का ग्रैंडिसिटी के अंदर में जी रहा था मैं। तो ये चौथे कदम पर मेरे स्वभाव दोष सामने आए। मेरा आईना दिख गया, मेरा ब्रेन का स्कैनिंग हो गया, और फिर लिखना चालू हो गया, और स्पॉन्सर के साथ में इन्वेंट्री चालू हो गई। अब भैया मेरे को लोगों ने दुखाया, मुझे उसको कुछ करना नहीं है। मैंने किनको हार्म किया, ये मेरा सवाल आ गया कि मेरे हिस्से में क्या। चौथा कदम और पांचवा कदम बोलता कि भाई मेरा हिस्सा क्या है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। लिखने वालों ने ये 4 लाइन में मेरी पूरी जिंदगी दिखा दिया है, पूरा मेरा जिंदगी का आईना दिखा दिया कि इतने हिस्से में बढ़ गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। दोस्त, यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा कि वो जुर्म क्या है और सजा क्या है। जब मैं 5वें इन्वेंट्री लिया कि अभी भैया सिंगल डायमेंशन में मुझे नहीं जीना है। मैंने 16 साल सिंगल डायमेंशन में जिया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पाया हूँ, कुछ रत्ती भर भी नहीं पाया, सिवाय आत्मग्लानि, सिवाय सेल्फ विल चलाया मैंने। भगवान की विल को ऑपरेट करने नहीं दिया। गॉड्स विल क्या है मैंने देखा ही नहीं। गॉड्स की ऑपरेट जो भूमिका है वो देखा ही नहीं मैंने। मैंने खुद को सेल्फ विल चलाकर खुद को ऑपरेट करने का काम किया। आप लोगों ने समझा कि भैया खुद को ऑपरेट नहीं करना है, सेल्फ विल को ऑपरेट नहीं करना है, भगवान की रजामंदी में रहना है। बहुत हो गया ऑपरेट करना, कुछ नहीं हासिल हुआ। तो जब 5वें स्टेप पर आया तब मैं 3 डायमेंशन में आ गया। ये 3 डायमेंशन क्या थे? वहां लिखा है भगवान के सामने, स्वयं के सामने और अन्य व्यक्ति के सामने मैंने मेरे स्वभाव दोषों को रजामंद करना है, एक्सेप्टेंस करना है कि यस मैंने ये चीजें किया है। कहाँ मानता एक शराबी मेरे समान। मैं तो नहीं मानता भैया, आप लोगों ने माना है अलग बात है। मैं तो अपनी सिंगल डायमेंशन और अपनी खुद की रजामंदी और अपनी खुद की अपने ढंग से, अपने तौर तरीके से जीने वाला इंसान। लेकिन जब 5वां कदम चालू हो गया तब मैं देखा कि ये तो बहुत तीसरे डायमेंशन की बात है। वहां लिखा है कि भाई भगवान के सामने, स्वयं के सामने और अन्य व्यक्ति के सामने। अब मसला आ गया कि अन्य व्यक्ति कौन है? ये मेरा एडवाइजरी स्पिरिचुअल स्पॉन्सर, एक अच्छा मार्गदाता, एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इस चीज पे जब आया तब मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट हिल गई थी, और मेरी इमोशनल इंस्टिंक्ट पूरी हिल गई थी कि मैं किस प्रकार का, मेरी प्रवृत्ति कैसी बनी थी कि मैं कैसा पागल इंसान, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान ये क्या कर बैठा जिंदगी का, पूरे नारेवार कर बैठा था। जब 5वीं स्टेप में आए तब मालूम पड़ा कि भैया अभी मेरी चलाना नहीं है, मुझे भी स्पॉन्सर मेरा जो करेगा उसके ऊपर मुझे विश्वास करना है। वहां पे भी मेरी सस्पेंशन था और डाउट था। ये सस्पेंशन और डाउट क्या था? यार मैं अगर मेरे स्पॉन्सर को, अगर मेरे सीक्रेट्स ओपन कर रहा हूं मैं, तो कहीं मेरे घर में तो नहीं बताएंगे, मेरी मिसेस को, मेरे भाई को। तो वहां से मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट हिल गई थी, इमोशनल इंस्टिंक्ट मेरी हिल गई थी। भावनिक उथल पुथल, मतलब इमोशनल टर्माइन में मैं जा रहा था। मैं कैसा विश्वास करूं तीसरे आदमी के ऊपर में? लेकिन दोस्त, स्पॉन्सर जिंदगी और मौत का मसला रहता है। स्पॉन्सर और स्पॉन्सर का रिलेशन जिंदगी और मौत। जबरदस्त तरीके से 5वां जब स्टेप लिया मैंने, तब मालूम पड़ा कि यार बीमारी शराब नहीं है,
मेरी बीमारी कुछ और है। चौथे और पांचवें कदम में आईना दिख गया है कि सोब्राइटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल। शराब से दूरी का मसला ही नहीं है। नहीं तो मुझे शुरू में लगता था, मैं 2.5-3 साल में नागपुर इंटरग्रुप 3 में चेयरमैन जब बनाया था तो मैं हवा में उड़ने लग गया था। और उसके इम्पैक्ट, उसके परसेप्शन, उसके परिणाम मेरे घर में दिखने लगे। मेरे लड़की ने लिख दिया था अपने स्टेटस पर, मैं इधर में तो बहुत शेयरिंग कर रहा हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम एंड फैमिली आफ्टरवर्ड्स, बड़े बड़े सब्जेक्ट पर। मेरे लड़की ने लिख दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा बुरा जेल खाना अगर कोई है तो वो है अशांत घर। मेरे घर में अशांति, और मैं बाहर दिवे और उजाला करने निकला हूँ। मेरे मन में अंधेरा और मंदिरों में मैं दिए जलाने निकला हूँ। बताओ, ये मेरी ग्रैंडियोसिटी और ये मेरी स्पिरिचुअल प्राइड, जो आप लोगों से सुना, आध्यात्मिक घमंड और ग्रैंडियोसिटी, दिखावे का बड़प्पन। जो नहीं हूँ वो बताना, यानी मेरी धारणाओं को लगी बीमारी है, ये मेरे परसेप्शन को लगी हुई बीमारी है। यानी मैं, विजय भाई बता कुछ रहे हैं, सुधीर भाई बता कुछ रहे हैं, यूसुफ भाई बता कुछ रहे हैं, रुपुस भाई, और मैं समझ कुछ रहा हूँ। ये परसेप्शन को लगी हुई बीमारी है, मेरी धारणाओं को लगी हुई बीमारी है। मैंने शुरू में बोला, डॉक्टर कार्ल जंग ने बोल दिया है कि पुरानी धारणा, पुराने तौर तरीके, पुरानी आइडियाज, पुरानी थ्योरी, ओल्ड फीलिंग्स और ओल्ड प्रेजुडाइज मुझे इस खिड़की के बाहर फेंकना पड़ेगा। लेकिन जाते ही नहीं थे, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो पुरानी चीजें, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। भरी कुछ तो दोष ऐसे होते हैं कि मैं छोड़ना ही नहीं चाहता उसको। कोशिश करने का दर्द होता है मेरे को, या कोशिश नहीं करने की सजा। कुछ दोस्त तो मेरे लिए बड़े मजेदार होते हैं, और कुछ तो ऐसे कि समय के साथ साथ बड़े मजे आते हैं, लेकिन मेरे ऐसे रवैये से लोग बहुत हार्म हो रहे हैं। ये बात मैं महसूस नहीं कर रहा था। साक्षी भाव कैसा है यार? मेरे स्पॉन्सर ने बोला था चौथा कदम लेने के बाद में पांचवा लेना ही है, नहीं तो चौथे कदम तक का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर पांचवा लिया तो छठवा लेना ही है। मतलब ये रिसाइकल है, मुझे 12 तक चलना ही पड़ेगा। भला ही बिल साहब ने बोला है सजेस्टिव, 12 कदम को बोला गया है सजेस्टिव, सूचनात्मक। लेकिन जैसे जैसे इस प्रोग्राम के गहराई में मैं जाता हूँ, मेरी विलिंगनेस जब बढ़ती है, तब लगता है कि प्रोग्राम में कुछ अलग ही मादा है। प्रोग्राम देना क्या चाहता है? केवल दारू को, मैं तो भैया दारू छोड़ने के लिए आया था, लेकिन आप लोग तो कुछ मेरे को कुछ अलग ही चीज दे रहे हैं, जो मैंने, आई डोंट एज्यूम, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। तो बिल साहब ने लिखा है बिग बुक में कि विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में मेरी अगर बढ़ने की इच्छा है तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का सार है। विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बहुत बड़ी बात बोला है। मेरी इच्छुकता इस प्रोग्राम के गहराई में अगर जाने की है तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का सार है। पता ही नहीं था आध्यात्मिकता क्या है। क्या मालूम कि आध्यात्मिकता क्या होती है, कैसी दिखती है, टेस्ट क्या है, पता ही नहीं था। मैं तो ऐसा सिंगल डायमेंशन में जीने वाला इंसान था ना। मैं, मुझे क्या मालूम आध्यात्मिकता क्या होता है। ये एक आंतरिक यात्रा है। हर एक इंसान की, हर एक मेंबर की वो एक आंतरिक यात्रा है। वो खुद ही महसूस करता है, उसके एटीट्यूड से, उसके नेचर से, उसके बॉडी लैंग्वेज से रियलाइज होता है, एहसास होता है। बताने की जरूरत नहीं। आध्यात्मिकता कितने किलो की है, जैसे ईमानदारी, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, वैसे ही आध्यात्मिकता का कोई मेजरमेंट नहीं है। आपकी आध्यात्मिकता ही बताती है। आपका फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपकी एटीट्यूड, ये सारी चीजें दिखती है। बताने का ये प्रोग्राम नहीं है, बताने से कम जीने का प्रोग्राम है, क्योंकि अनुभूति का मसला है ये प्रोग्राम। एक रियलाइजेशन और अनुभूति का प्रोग्राम है। क्या मालूम है आध्यात्मिक विकास क्या होता है, जीवन का अर्थ क्या होता है, ध्यान और प्रार्थना क्या होती है, कुछ भी नहीं मालूम। नैतिकता का मूल्य क्या होता है,
आध्यात्मिकता में ये बातें सारी बोली गई है कि भाई आध्यात्मिक विकास का मतलब क्या है कि भाई जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन। अब जो निरर्थक जिंदगी थी मेरी, जिसका रत्ती भर मुझे तो फायदा नहीं होता, दूसरे को फायदा होने की बात नहीं, मैं उनको हार्म कर रहा था। तो आध्यात्मिकता का मतलब आप लोगों ने समझाया मुझे कि आध्यात्मिक विकास यानी क्या है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, जीवन का अर्थ, जीवन के अर्थ को, उद्देश्य को समझना। ध्यान और प्रार्थना व्यक्ति के आंतरिक स्व में जुड़ने की मदद मिलती है। और नैतिकता और मूल्य, ये तो मालूम ही नहीं था। जीवन में नैतिकता और मूल्य को अपनाने का प्रभाव या प्रयास, ये आंतरिक शांति का प्रोग्राम है। जीवन की एक संतुष्टि को प्राप्त करने की बात है। मैं तो दारू छोड़ने के लिए आया था। यानी बोलते ना कि मैं तो नमाज पढ़ने गया था और रोजे हाथ में आ गए, गले में आ गए। 12 कदम क्या होते पता ही नहीं था। मैं तो भैया दारू छोड़ने के लिए आया। लेकिन आप लोगों उसके साथ में निरंतर बने रहने से, स्पॉन्सर से बने रहने से, कि एक आत्मिक, एक आध्यात्मिक तक ऐसी एक आंतरिक यात्रा है जिसमें वो अपने आप को, अपने जीवन को और अपने यूनिवर्स को एक गहरी से गहरी समझ में कोशिश करता है। ये आप लोगों ने समझाया मुझे। एक व्यक्ति की ऐसी गत और आंतरिक, एक व्यक्तिगत है ये, एक व्यक्ति की एक आंतरिक यात्रा है, एक अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने खुद के बारे में, अपने उद्देश्यों और मूल्यों को और अपने जीवन के खोजने का एक प्रयास, एक प्रयास है। ये इतनी बड़ी बात समझ में आ रही। थोड़ा सा पढ़ते रहता हूँ तो ये बातें समझ में आ रही कि भाई केवल शराब से दूरी का ये प्रोग्राम नहीं है। सोब्राइटी इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल। केवल और केवल शराब से दूरी नहीं है। बिल साहब ने भी लिखा है कि द अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर। केवल और केवल शराब से दूरी का प्रोग्राम नहीं। मुझे लगता था 2-3 साल में अभी दारू बंद हो गई, लोग बुला रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है, एएमए मिल रहा है, परिवार भी मिल रहा है, मतलब ये सब कुछ है। इसलिए लिखा है कि सोब्राइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेंड, इट्स अ लाइफ फॉर डेथ। कि अभी कुछ साल हो गए, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मानसिकता अच्छी बन गई है, शरीर अच्छा बन रहा है, घर में 4 लोग पूछ रहे हैं, परवाह कर रहे हैं, एएमए मान सम्मान मिल रहा है, ये सब कुछ नहीं है। सोब्राइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेंड, इट्स अ लाइफ फॉर डेथ। मैं जिंदगी और मौत में हूँ, ये मुझे समझना पड़ेगा। आज भी मैं जिंदगी और मौत में हूँ, लेकिन ग्रैंडियोसिटी मुझे वो जीना ही नहीं देती। लेकिन मुझे घमंड को तोड़ना पड़ेगा। मेरी बेसिक बीमारी अगर कोई है तो मेरा है घमंड और अहंकार, जो 12 कदम मुझे कोड़े मारता है, जूते मारता है। 12 कदम मुझे जूते मारने का काम करता है। तब मैं सिंगल डायमेंशन और अपनी खुद की मर्जी से निकलकर एक अच्छा प्रोग्राम मैं जीने का प्रयास कर सकता हूँ। केवल प्रयास कर सकता हूँ, जो मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि सही में ऐसा ही कुछ ये प्रोग्राम मिल सकता है। एक मतलब होपलेसनेस माइंड और होपलेसनेस बॉडी और स्पिरिचुअलिटी तो खत्म। और एक आदमी, आज सुबह से जो कुछ लोगों के फोन आए, फोन का तांता लगा रहा, कभी आई डोंट एज्यूम कि भाई ये दिलीप भी कौन है यार, किसने आइडेंटिफिकेशन दिया, किसने आइडेंटिफाइड किया मुझे। कल तक लावारिस घाटों में रहने वाला इंसान, किसी की मदद नहीं करने वाला, बल्कि दूसरों को पीड़ा देने वाला, दर्द देने वाला इंसान आज किसी के काम में आ रहा है। यार ग्रेस है, ये ग्रेस है, बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा है। और बिल साहब ने एक बड़ा अच्छा सुंदर कोटेशन लिखा है ना, AA इज नो सक्सेस स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वर्ड, इट इज अ स्टोरी ऑफ सफरिंग अल्कोहलिक ट्रांसमुटेड अंडर ग्रेस इनटू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इतनी बड़ी बात बोला है। ए का अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सामान्य अर्थों में ये सफलता की कोई कहानी नहीं है। एक ऐसी सफरिंग अल्कोहलिक की कहानी है जो आशीष के तहत आध्यात्मिक प्रगति में परिवर्तित हो जाती है। ये है उसका मतलब। ए
is no success story in the ordinary sense of word. It is a story of suffering transmuted under grace into spiritual progress. महान है विभूति बिल साहब, बहुत महान है। पूरा चित्रण कर दिया, पूरा लेखा जोखा मेरे सामने आ गया, मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट मेरे सामने आ गया, मेरा कैसा चरित्र है, मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, मेरा प्रवृत्ति कैसी बनी है, मैं किस मिट्टी का बना हूँ। जबरदस्त। ये प्रोग्राम जब आपके साथ में आपको निरंतर सुनते रहता हूँ, मुझे जीवन भर सुनना पड़ेगा। मैंने पहले बोला, आज भी बोला मैंने एक ग्रुप में कि जैसे हम बोलते हैं कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, वैसे वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक बोलते ना, वैसे वंस एन लर्नर ऑलवेज एन लर्नर। मुझे जीवन भर सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी, मेरा सामना बहुत खतरनाक बीमारी से। अभी वो ड्रंकालॉजी का मसला खत्म हो गया पहले कदम में, अभी मसला है सुधारने का, अभी मसला आ जाता है रिकवरी का। तो आप लोगों के साथ में हमेशा निरंतर जुड़े रहता हूँ। जो कभी सोचा नहीं था, जो गया वो परिवार वापस आ गया। लड़की उस समय 10वीं में थी, मेरे हाथ में पहला टोकन आया, थोड़ा सा बदलाव हो गया मेरे में, लड़की मेरिट आ गई। घर में बैठने के लिए चेयर नहीं है, ट्यूशन लगाने के लिए पैसे नहीं है, साइकिल नहीं है उसको जाने आने के लिए। क्या अवस्था थी। 10वीं में मेरिट आ गई लड़की, केवल आपको सुनते रहने से। 12वीं में लड़की मेरिट आ गई, लड़का भी इस साल मेरिट आ गया 10वीं में। मेरे साथ मेरा परिवार का ग्रोथ होने लगा। आप लोगों ने बोला था कि दिलीप, तेरी रिकवरी के साथ साथ तेरी परिवार की भी रिकवरी पहले होना निहायती जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्म अगर किया है, सबसे ज्यादा पीड़ा अगर दर्द मैंने किसी को दिया है तो वही मेरा परिवार। तो उसको पहले मुझे 8वें और 9वें कदम पर क्षतिपूर्ति नुकसान भरपाई करना है। 9वें कदम पर अगर मैं क्षतिपूर्ति नुकसान भरपाई फिलहाल नहीं कर सकता हूँ नए में, तो मुझे प्रार्थना करना है उनके लिए, या तो अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पॉन्सर मैं मेरे मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में 9वां कदम कर सकता हूँ, लेकिन हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। क्या कितना बढ़िया प्रोग्राम मिला, कैसी आध्यात्मिकता, कभी पता नहीं था कैसा जीवन यहाँ आने के बाद में, बड़ा सकारात्मक जीवन। मैं बोल सकता हूँ कि आज इतने सालों में, बहुत कम साल हुए, लेकिन निरंतर सेवा में रहता हूँ। अभी जैसे कि विजय भाई ने बताया, जाते रहता हूँ मैं। एक ऐसा लगता है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मुझे जो मिला है। आज ट्रस्टी नागपुर के सतीश के ने मुझे विश किया है, उन्होंने लिखा है कि ग्रेट सोब्राइटी और पास इट ऑन, ये शब्द उन्होंने बोला है। पास इट ऑन, मुझे पास करना है, जो मुझे मिला है मुझे बांटना पड़ेगा। हमारा 12वां कदम है, सोब्राइटी इज नॉट अवर ओन्ड, इट्स रेंटेड एंड इट्स ड्यू एवरीवन। शराब से जो दूरी मिली है, मैंने कोई तीर नहीं मारा है, ये केवल आप लोगों की वजह से हुआ है, केवल और केवल आप लोगों की वजह से हुआ है। मेरा उसमें पराक्रम या परिश्रम नहीं है, या मैंने कोई तीर नहीं मारा है। इसलिए बोला गया कि सोब्राइटी इज नॉट अवर ओन्ड, इट्स रेंटेड एंड इट्स ड्यू एवरीवन। ये किराए से मिला है, मुझे किस्तों में बांटना, इंश्योरेंस में बांटना पड़ेगा। जो भी कोई नया भाई है उसके पास मुझे जाना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा, कुछ दिन तक मुझे फेलोशिप देना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे दिया है यार, मुझे घाटों से उठा के लाया है, इट्स नॉट अ जोक। एक मुर्दे में जान फूंक दिया यार, मुर्दे में जान फूंकने का मादा इस अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में है। आज जो सब कुछ तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, जिंदगी बिखर गई हुई थी, पागलपन में था, रास्ते पे आ गया था, नॉट समझ डेथ। नॉट समझ डेथ का सिंपल में मतलब होता है एक अच्छे खासे मकान से रास्ते पे आना, रोड पे आना। ये अवस्था शराब ने किया था। लेकिन दोस्तों, निरंतर आप लोगों ने, सभी ने मेरी मदद की है, सभी लोगों ने शेयरिंग के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे शुरू में पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं थी, पर ये जैसे ऑनलाइन मीटिंग चालू हो गई और जो क्या शेयरिंग होती थी, यानी वो ड्रंकालॉजी खत्म दिख रही थी मुझे। यहाँ गिरा, वहां पड़ा, वहां उठा, वहां साइकिल, वहां गाड़ी, वो सब नहीं था, वो सब नहीं था। रूपूज भाई, सुधीर भाई,
विजय भाई और भी बहुत सारे लोग। ड्रंकालाजी थी ही नहीं जी, ड्रंकालाजी नहीं थी। कंप्लीट पैकेज था, पैकेज आपका 12 कदम का। मुझे भी एक अंदर में विलिंगनेस आई, इच्छा जागृत हुई कि नहीं यार, कि आपके लाइफ में इतना खतरनाक एक ड्रास्टिक चेंज, बदलाव आ सकता है, तो मैंने केवल प्रयास करना चाहिए। आज परिवार आ गया, काम धंधे आ गए, जो समाज में रत्ती भर इज्जत नहीं थी, 4 लोग पूछते हैं, घर में पूछते हैं, समाज में पूछते हैं, ये में पूछते हैं। बड़ा खुशनुमा जिंदगी, मैं बोल सकता हूँ आज कि मेरी जिंदगी का जो पर्पज है, एक पर्पज लेस इंसान, दिशाहीन, मकसदहीन, कोई जीने का मकसद नहीं, कोई अर्थपूर्ण जिंदगी नहीं थी। आज बोल सकता हूँ मैं, एक सिग्निफिकेंस है, अर्थपूर्ण है, सिग्निफिकेंस अर्थपूर्ण है, किसी की मदद करूं मैं, तब एक ग्लूमिंग आती है अंदर से, एक ग्रेटिट्यूड आता है, इनर हार्ट से ग्रेटिट्यूड आता है, इनर हार्ट से आभार आता है कि जो मुझे मिला है, मुझे बांटना पड़ेगा, मुझे बांटना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम मेरे पास में रहेगा तो सड़ जाएगा। इसलिए नागपुर के ट्रस्टी सतीश के ने मैसेज डाला है, पासी टाउन। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने बोला है, आप लोगों ने भी बोला है। तो मेरा टाइम भी सॉरी खत्म हो गया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था। तो ऐसी मेरी जर्नी थी, यात्रा ही मंजिल है मेरे लिए। केवल और केवल आप लोग थे, इसलिए मैं बाल बाल बच गया। और आखिरी में यही बोलूंगा कि पर्पज है जिंदगी में, आज कोई उद्देश्य है, भगवान ने जो जमीन पर लाया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, अर्थ है। लेकिन मैं निरर्थक जिंदगी समझ रहा था, वेस्ट, होपलेसनेस, और आपके निरंतर कांटेक्ट में रहने से एक आज पर्पज फुल जिंदगी बोल सकता हूँ मैं। निरर्थक जिंदगी से मुक्त होकर एक अर्थपूर्ण जीवन, ये आप लोगों के माध्यम से हासिल हुआ। और बस मैं यही करता हूँ कि कोई नया भाई है, उसको व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ माय लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जिंदगी का अगर अंतिम कोई उद्देश्य है तो वो है, सबसे पहले मैं और मेरे परिवार को खुशनुमा जिंदगी देना, और दूसरा मेरी जिंदगी का पर्पज है कि नए भाई को मीटिंग तक लाना। बाकी पैसा मैंने पावड़े से कमाया है। 20 साल पहले 70-80 लोग काम कर रहे थे मल्टीटास्किंग सर्विसेज में, अलग अलग लेवल पर, डिफेंस, रेलवे, WCL, माइल। लेकिन दोस्त आज 8-9 साल पहले मैं भीख मांग रहा था, कटोरा हाथ में नहीं था, बस घाटों में रहना तुम समझ सकते हो। लेकिन आज एक नई जिंदगी, एक नया जन्म आप लोगों की वजह से मिला, और ये जो आइडेंटिफिकेशन मिली है, केवल और केवल आप लोगों के से भी मिला। फिर से एक बार बहुत बहुत पायनियर का आभारी हूँ। विजय भाई, सुधीर भाई, रुपुल भाई, आप लोगों से हमेशा मैं सीखते रहता हूँ, निरंतर मुझे सीखना है। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि मैं, आपने मुझे प्रोग्राम दिया है, आपने मुझे ड्रंकालाजी नहीं दिया है यार, आप लोगों ने प्रोग्राम दिया है, 12 कदम का प्रोग्राम दिया है। तो फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद पायनियर ग्रुप। थैंक यू दिलीप भाई।